हेलो दोस्तों, मैं अशोक यादव, आर एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट नवलगढ़ रोड सीकर। जो अपना बीएचयू का जो पेपर लगा था उसमें अपन देखते हैं कि जो अपन ने स्टडी की थी वहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन आए और उन क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर हैं। आगे वाली जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे आईसीआर है, जेट है, देन एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं लगातार, उन बच्चों के लिए जो पिछले एग्ज़ाम्स के जो पेपर्स होते हैं प्रीवियस एग्ज़ाम्स के, उनको देखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन वहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चन अपने को देखने को मिल जाता है, या जो ऑप्शंस होते हैं उनसे कोई क्वेश्चन जो बनता है वो अपन देखेंगे। दोस्तों देखते हैं अपना जो बीएचयू का पेपर लगा था उसमें जो कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर के कितने क्वेश्चन आए हैं 50, उसमें कुछ बायोलॉजी के भी हैं, एग्रीकल्चर बायोलॉजी के, देन प्योर एग्रीकल्चर के कितने क्वेश्चन है अपन उसको देखते हैं। अपना जो पेपर हुआ था उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संकर धान की बीज दर, संकर धान की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टर में पूछी है दोस्तों। किलोग्राम प्रति हेक्टर क्या है, क्वेश्चन इस तरह से आया है दोस्तों। और क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन है वो देखते हैं अपन कौन कौन से हैं। 12 से 15 किलोग्राम, दूसरा उसमें 25 से 30, और तीसरा है उसमें दोस्तों 35 से 40, और चौथा है आपका मोर देन 45 टू 50। दोस्तों यहाँ से मैं बात करता हूँ, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, वैसे डरने की कोई बात नहीं है। हाइब्रिड जो राइस होता है मोस्टली वो 12 से 18 या 20 किलोग्राम तक जाती है। उसकी कितनी जाती है? 12 से 18 या 20 किलोग्राम तक अपनी सीड रेट जाती है। तो 20 किलोग्राम लेस देन 20 किलोग्राम होती है। कितनी होती है दोस्तों? लेस देन कहाँ तक? 12 टू 20 किलोग्राम। आपका जो ऑप्शन है उसमें ही है। मैंने कई बार आपको बताया था पढ़ाते 15 से 20 किलोग्राम लिखाया हुआ है। कितना लिखाया हुआ है? 15 से 20 किलोग्राम। ऑप्शन में देखना है कि 15 से 20 किलोग्राम कहाँ मैच खा रहा है। यहाँ पे कौन सा है? 12 से 15 किलोग्राम। और मैंने जो राइस पढ़ाया था, राइस में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए। राइस के अंदर जो एसआरआई होती है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, मैंने बताया था, उसके अंदर 5 किलोग्राम अपन लेते हैं और धान के अंदर ही मोस्टली काम में ली जाती है। देखते हैं पहले जो राइस से क्वेश्चन आए हैं उन्हीं को मैं सोल्व करवाता हूँ। उसके अंदर फिर आया था एक क्वेश्चन राइस से संबंधित है दोस्तों। राइस जो है वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आए हैं। दूसरा जो राइस से संबंधित क्वेश्चन है नंबर 2, तो उसके अंदर आया है एसआरआई कल्टीवेशन किससे संबंधित है? एसआरआई कल्टीवेशन किससे संबंधित है? कल्टीवेशन किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन में 1 नंबर पे आपका धान है दोस्तों, 2 नंबर पे आपका गेहूं है, और नंबर 3 पे है सी, उसमें मक्का, देन 4th आपका वो जो बारले। तो एसआरआई मैंने बताई थी वो किससे संबंधित है? सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। जो किससे संबंधित है वो दोस्तों? राइस से संबंधित है। इसके अलावा राइस से संबंधित नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो अपन देखेंगे। यहाँ से राइस से काफ़ी क्वेश्चंस पुट अप हुए हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है उसमें जो पूछा गया था कि गोल्डन चावल किस लिए जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 3 था गोल्डन राइस, गोल्डन चावल या राइस किस लिए जाना जाता है? दोस्तों मैंने बहुत बार बताया था कि जो गोल्डन राइस होता है विटामिन ए का धनी होता है। किसका धनी होता है? विटामिन ए। और ये से मैं बात करूं, जितने भी गोल्डन राइस की क्या पहचान होती है? गोल्डन राइस होता है दोस्तों येलो कलर्स के जो चावल आते हैं। चावल आपने काफ़ी देखे हैं, वाइट आते हैं, कुछ ज़्यादा येलो कलर में आते हैं। आपने पीले पीले रंग के जो चावल देखे होंगे वो ही गोल्डन राइस होते हैं। और जहाँ पीला रंग यदि इंगित होता है किसी चीज़ में पाया जाता है तो वहाँ विटामिन ए की सर्वाधिक अधिकता होती है। तो इसमें जो ऑप्शन थे, पहला जो ऑप्शन है दोस्तों इसमें अधिक विटामिन ए के लिए, अधिक विटामिन ए के लिए, विटामिन ए के लिए। दूसरा जो ऑप्शन है दोस्तों वो है
अधिक प्रोटीन के लिए, अधिक प्रोटीन के लिए। देन थर्ड इसमें जो ऑप्शन है अधिक जिंक के लिए, अधिक जिंक के लिए। और चौथा है अधिक आयरन के लिए, अधिक आयरन के लिए, आयरन के लिए। तो दोस्तों कभी आयरन जिंक ये तो डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन इसमें 6 से 7% प्रोटीन होती है, 9 तक चली जाती है। देन विटामिन ए का धनी होता है, मैंने बताया था। किसका धनी होता है दोस्तों? विटामिन ए का धनी होता है गोल्डन राइस। तो यहाँ से क्वेश्चन आ गया। जेट ICR में भी यहाँ से क्वेश्चन आने की उम्मीद अच्छी है और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। और इसके अलावा जो गेहूँ के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं की मैं चर्चा करूँ तो आपके काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका यहाँ से राइस से संबंधित है वो, हाँ, शंकर दान का हो ही गया आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन है वो देखता हूँ मैं, राइस से संबंधित और कौन सा क्वेश्चन रह गया। चलो आ जाएगा, आगे अपन करते हैं। जैसे जैसे अपन करते रहेंगे वैसे वैसे अपने पास आते रहेंगे। क्वेश्चंस काफ़ी हैं, यहाँ से 50 क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चंस के अंदर अपन बात करते रहेंगे। हाँ, धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? दुनिया का RS लेवल, IPS लेवल में ये कहूँ कि यार आपकी कोई भी एग्ज़ाम हो राजस्थान से संबंधित या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो जनरल साइंस की बात करूं या जीके के अंदर बात करूं, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। धान में खैरा रोग, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? खैरा रोग किस कारण होता है? किस कारण होता है? यह क्वेश्चन आया दोस्तों। अब सभी को पता है किसकी कमी से होता है दोस्तों? जिंक की कमी, जिंक की कमी आंसर है इसमें, जिंक की कमी। चौथा आंसर है इसमें दोस्तों जिंक डेफिशिएंसी। ध्यान रखना, ये पहले पुराना क्वेश्चन टाइप था, उसको सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट कर लिया। लेकिन आजकल क्वेश्चन जो आ रहे हैं एग्जाम्स में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है। यदि आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं, चारों में जिंक की कमी और इसके साथ में के पोटेशियम की अधिकता, दोनों के कारण होता है। मोस्टली जिंक है लेकिन साथ में क्या आएगा? पोटेशियम की अधिकता भी आएगी दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना। हो सकता है अगले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन है धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है, आपको पता है जिंक की कमी से होता है, लेकिन इस डबल ऑप्शन बन जाते हैं। एक ही ऑप्शन में डबल आपके जो पूछ लेते हैं, पोटेशियम की अधिकता भी इसमें इन्वॉल्व होती है। नेक्स्ट अपन देखेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे अपन उसके अनुसार अपन आगे बढ़ेंगे। लेकिन यकीन नहीं मानोगे, 4 क्वेश्चन राइस से आ गए। कितने आ गए? 4 क्वेश्चन राइस से आ गए। और राइस में एक क्वेश्चन और आया है, राइस के अंदर पूछा गया है, सॉरी गेहूं में पूछा गया। वो किस में पूछा गया है? गेहूं में है। राइस में 6 से 7% प्रोटीन होती है, देन गेहूं के अंदर है वो 9 से 11% तक होती है। देखते हैं आगे अपन। ये जो 4 क्वेश्चन है राइस क्रॉप से हैं, चारों ही बड़े इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से याद रखना। पहला शंकर धान की सीड रेट है, वो कितनी है? 12 से 15 किलोग्राम। मैंने 15 से 20 किलोग्राम लिखाई थी। यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक और क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं राइस से। राइस की जो R/P होती है दोस्तों, क्या? R/P, R/P यानी रो इंटू रो व प्लांट इंटू प्लांट की जो स्पेसिंग होती है 20 × 10 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 20 to 10 सेंटीमीटर होती है। R/P पूछ सकता है एग्जाम्स में दोस्तों, यहाँ से बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है ये भी। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन देखेंगे आगे, जो किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं अपने एग्जाम्स के अंदर, उनको अपन देखना बहुत जरूरी है। किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, ये भी अपने लिए मायना रखता है। नेक्स्ट एग्जाम में वहां से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अच्छी बनती है दोस्तों। अगले जो पेपर अपने जेट ICR का, उसकी दृष्टि से अपन देखेंगे। नेक्स्ट अपने मैं बात करता हूं कि पौधों में जिंक की उपलब्धता किस pH मान पर अधिक समस्या हो जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला है, पौधों में जिंक की उपलब्धता, जिंक की उपलब्धता किस pH मान पर अधिक समस्या हो जाती है, अधिक समस्या हो जाती है। अब दोस्तों, अब जिंक की मैं बात करूं तो उपलब्धता की है
मैंने एक चार्ट के माध्यम से भी बताया था, जितने भी जो पोषक तत्व हैं वो 1 to 14 तक जो पीएच मान होता है स्केल होती है 7 पे जो भी हैं वो कौन कौन से पोषक तत्व, फास्फोरस और बोरोन की उपलब्धता सर्वाधिक होती है। किसकी होती है? बोरोन व फास्फोरस की उपलब्धता सर्वाधिक कहाँ पे होती है? पीएच मान 7 पे। और देन मैं इसके बाद में बात करूँ हाई पीएच मान पे। हाई पीएच मान पे क्या होता है कि जो आपके प्राइमरी नाइट्रोजन है, पोटेशियम है, देन एक मोलिब्डेनम है, वो आपका सल्फर है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, ये जो पोषक तत्व हैं इनकी उपलब्धता धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी जैसे 7 से अधिक अपन चलेंगे तो आपको कौन से प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीयक पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है। जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, बोरोन और देन एमो मोलिब्डेनम को छोड़ के, बोरोन की जो उपलब्धता होती है पीएच 7 पे होती है, मोलिब्डेनम की जो उपलब्धता होती है वो पीएच 7 से अधिक के ऊपर होती है। देन इसे जो बिलो है 7 से उन पे इसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है। यानी आयरन है, जिंक है, जो आपके बच गए सूक्ष्म पोषक तत्व बच गए, वो सर्वाधिक किस पीएच मान पे उपलब्ध होते हैं? वो पीएच मान 7 से कम, 5 से 7 के बीच में इसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा था कि जिंक की उपलब्धता किस पीएच मान पर अधिक समस्या हो जाती है, यानी कि उसको कम उपलब्ध होता है किस पीएच मान पे। और ऑप्शन आपके जो आए थे वो आए थे लेस देन 5 to 5, 5.5 एक ऑप्शन आया था, यानी 5.5 से कम, दूसरा 5.5 से 6, तीसरा था 6 से 7 और चौथा था आपका 7 से अधिक। कौन सा था? 7 से अधिक। मैंने इस तरह से आपको समझाया था। और ध्यान रखना क्वेश्चन में समस्या अधिक हो जाती है, यानी उसको उपलब्ध नहीं होता है। मैंने कहा था कि 7 से बिलो है वहाँ उपलब्धता अच्छी होती है, लेकिन समस्या की बात की उपलब्धता नहीं हो रही है उसकी, तो उपलब्ध नहीं हो रही किस पीएच मान पे नहीं होंगे? 7 से अधिक अपन जैसे जैसे जाएंगे तो वहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट है, सूक्ष्म तत्व है, उसकी उपलब्धता कम हो जाती है। किसको? एक मोलिब्डेनम को छोड़ के। जितने भी सूक्ष्म तत्व प्राथमिक और द्वितीयक होते हैं सबसे ज़्यादा 7 से अधिक सारी जो मर्दा होती है उसमें उपलब्धता होती है। नेक्स्ट इसके बाद में अपना जो क्वेश्चन आया था, सरसों व राई की बुआई का सर्वोत्तम समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन था सरसों, राई या राई की बुआई का समय, बुआई का सर्वोत्तम समय, सर्वोत्तम समय पूछा गया था। तो समय है दोस्तों अपने को पता है किस कौन सी क्रॉप है, किस ऋतु की है? रबी की है। किसकी है? रबी फसल है ये सरसों राई। और रबी वाली जो फसल है उसके अंदर मैं दोस्तों बता दूं, राई सरसों सबसे ज़्यादा सोइंग की जाती है ऑयल सीड के पर्पज़ से। देन मैं बात करूं आपकी दलहन के लिए तौर पे तो चना सबसे ज़्यादा होता है अपने राजस्थान के अंदर। और यहाँ से क्वेश्चन आया था रबी की राई सरसों है उसकी सोइंग का जो टाइम है दोस्तों 15 अक्टूबर तो लास्ट अक्टूबर, यानी कि मैक्सिमम, कई बार अपन लेट हो जाते तो नवंबर में चले जाते, लेकिन सबसे उपयुक्त जो समय है वो अक्टूबर का द्वितीय पखवाड़ा। कौन सा पखवाड़ा? द्वितीय पखवाड़ा। द्वितीय पखवाड़ा मतलब 2 ही पखवाड़े होते हैं, 15 अक्टूबर से पहले पहला, 15 अक्टूबर के बाद में दूसरा। तो 15 से 30 अक्टूबर, और इसमें पूछा गया था अक्टूबर, नवंबर, देन आपका दिसंबर, जनवरी, दिसंबर देन जनवरी। इस तरह से 4 ऑप्शन आए थे दोस्तों। इन 4 ऑप्शन के अंदर आपका जो आंसर है वो कौन सा होगा? अक्टूबर माह होगा। देन इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपके सॉइल से संबंधित है। तो सॉइल में मैंने कहा था कि जो सॉइल पार्टिकल है, जो मृदा कणों का व्यास है, उनसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, लगातार पूछा गया। डब्ल्यू के एग्जाम्स में भी पूछा गया है, सुपरवाइजर में भी पूछा गया है, जेट में भी बहुत बार पूछ लेते हैं, इस बार आपके बीएचओ में भी आया है। इसमें पूछा गया था कि कले मिट्टी के कणों का व्यास क्या है? कले मिट्टी के कणों का व्यास, कले मिट्टी के कणों का व्यास, कणों का व्यास पूछा गया दोस्तों। और मैंने कहा था सबसे जो बारीक कण होते हैं, कले मर्तिका जिसे अपन कहते हैं, क्या कहते हैं? मर्तिका। मर्तिका का मतलब सबसे बारीक कण होते हैं, जो अपन कई बार देखा होगा सनलाइट आती है या अपन देखते हैं कमरे के अंदर अंधेरा होता है और इसके अंदर मिट्टी के कण उड़ते रहते हैं, या अपनी जो टीवी की स्क्रीन है कई बार अपन देखते हैं वहाँ अपन हाथ से देखते हैं तो अपने को अंगुली के ऊपर बारीक मिट्टी के कण होते हैं, वो क्ले पार्टिकल होते हैं। कौन से होते हैं? क्ले पार्टिकल होते हैं। इन मिट्टी के कणों का व्यास होता है 0.0002 mm से कम, सॉरी 2 आएगा 0.002 mm से कम।
और यहाँ से मैं बात करूँ इसके बीच में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? कई बार अपने को ये भी देखने को मिलता है। इस तरह से मैंने कहा था, वही आपके कले मिट्टी के कणों का व्यास होता है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन आता है, टमाटर में येलो लीफ कर्ल वायरस, येलो लीफ कर्ल वायरस किसके द्वारा फैलता है? वायरस होता है दोस्तों वो सजीव के संपर्क में आने पे सजीव होता है, निर्जीव के संपर्क में जाने पे निर्जीव। वायरस कभी खुद नहीं चल के जाता, उसको लाने और ले जाने का कार्य कहीं ना कहीं किसी अन्य जीव के द्वारा किया जाता है। टमाटर हो या किसी भी फसल हो, टमाटर में लीफ कर्ल, येलो लीफ कलर वायरस किसके द्वारा फैलाई जाती है? किसके द्वारा फैलाई जाती है? फैलाई जाती है यानी कि लाने ले जाने का कार्य कौन करता है? व्हाइट फ्लाई करती है दोस्तों। कौन करती है? व्हाइट फ्लाई। इसमें देखो ऑप्शन में एफिड, व्हाइट फ्लाई, हनी बी यानी मधुमक्खी, टर्माइट यानी दीमक। तो दोस्तों यदि इस वायरस को लाने ले जाने का कार्य सबसे ज़्यादा जो करता है वह करता है सफ़ेद मक्खी। कौन करती है दोस्तों? सफ़ेद मक्खी, वाइट फ्लाई, सबसे ज़्यादा इसी का कार्य होता है। ये आपका आंसर हो जाए। इसमें ऑप्शन और है, एफिड है, मधुमक्खी है, दीमक है, तो वो तो इतनी एक्टिव नहीं होती जितने सफ़ेद मक्खी होती है। देन इसके अलावा पूछा गया था केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला का मुख्यालय कहाँ है? सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है? एगमार्क की है दोस्तों वो नागपुर में। कहाँ पे है? एगमार्क वाला जो प्रयोगशाला है वो नागपुर में है। कहाँ स्थित है दोस्तों? कहाँ स्थित है? नागपुर। नागपुर महाराष्ट्र में दोस्तों। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। फिर इसके अलावा जो क्वेश्चन आया है वो आपके जो मैंने बेसिक हॉर्टिकल्चर में या फिर एग्रोनॉमी में सामूहिक तौर पे लिखाया था, आपको जो कुछ पारिभाषिक शब्दावलियाँ होती हैं या फिर आपकी किस भाषा के शब्द हैं वहाँ मैंने कुछ नोट करवाया था आपको। पारिभाषिक शब्दावलियाँ ओलेरिकल्चर है, पेडोलॉजी, डेफोलॉजी मैंने बताया थी, ले फार्मिंग बताई थी, काफ़ी जो मैंने पारिभाषिक शब्दावलियाँ बताई थी। वहाँ से क्वेश्चन आया कि ओलेरिकल्चर किससे संबंधित है? कौन सा? ओलेरिकल्चर किससे संबंधित है? ओलेरिकल्चर किससे संबंधित दोस्तों? ओलेरी यानी सब्जी। कौन सी? सब्जी। तो इसमें ऑप्शन है फूल से, फल से, सब्जी से, दाल से। ऑप्शन 4 है यहाँ पे, सब्जी है, दूसरा फल है, तीसरा फूल है, चौथा आपका दाल है। दोस्तों सब्जी से ओलेरी, फल पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? बहुत बार सबसे ज़्यादा पूछा गया था कि निम्न में से फलों का अध्ययन किस में किया जाता है? पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फलों का अध्ययन किया जाता है। फूल यानी फ्लावर, फ्लोरिकल्चर। क्या होगा? फ्लोरी। दालों को अपन पल्स बोलते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा जो क्वेश्चन आया दोस्तों यहाँ से मैं उसको अपन देखेंगे। ये पेज हो गया अपना। पुस्सा नन्ना किस फसल की प्रजाति है? मैंने बहुत बार बताया पुस्सा नन्ना। जब मैंने ICAR का एग्ज़ाम दिया था प्री PG का, उसमें भी आया था और यहाँ पे भी बहुत बार मैंने एग्ज़ाम में देखा है। किस फसल की प्रजाति है? किस्म किसकी है ये पूछा दोस्तों यहाँ से। तो पुस्सा नन्ना इज पपाया, पपीता किसकी किस्म है? पपीता की किस्म है दोस्तों। किसकी किस्म है? पपीता। यहाँ ऑप्शन में कौन कौन सी है? पपीता, अमरूद, नारियल, आम। कौन कौन सी हैं? ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ से। इसमें ऑप्शन कौन से आए थे? आम। ध्यान रखना आम में पूछ सकते हैं जेट ICAR में इस बार। आम है, अमरूद की ललित है, आम की बहुत वेराइटी हैं दोस्तों। देन इसके अलावा नारियल। तो आपका आंसर क्या है? पुस्सा नन्ना पपीता की होगी। फिर इसके अलावा एक क्वेश्चन आया है, कौन सी फसल हरी खाद के लिए प्रयोग होती है? कौन सी फसल हरी खाद, ग्रीन मैन्योरिंग, नाइट्रोजन जो फिक्सेशन का कार्य करते हैं, हरी खाद के लिए प्रयोग होती है? इस तरह से क्वेश्चन आया दोस्तों।
ग्रीन मैन्योरिंग, सबसे पहले आते ही अपने दलहन फसल दिमाग में लाना। कौन सी लाना? दलहन। अब ऑप्शन देखना, यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से आए। 1 नंबर पे मक्का, 2 नंबर पे आपका आया धान, 3rd नंबर पे आपके आया गन्ना और 4th नंबर पे आपका आया डेंचा। कौन सा आया? डेंचा। नाइट्रोजन फिक्सेशन, हरी खाद उसके लिए काम में लेते हैं अपन जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करे, नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाएं। ये लेग्यूम क्रॉप है, सॉरी ग्रेमिनिकुल से बिलोंग करती है, ये भी ग्रेमिनिकुल से बिलोंग करती है, ये भी ग्रेमिनिकुल से। डेचा सेसबेनिया एकुलेटा भी आ सकता है, सेसबेनिया एकुलेटा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है दोस्तों। सनई आ सकती है, यदि इस तरह से दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे साथ में, लेकिन डेचा हो सकता है। यहाँ पे डेचा ने डाल के आपको मूंग डाल सकता था, गंवार डाल सकता था, तो अब आपका आंसर वो हो जाता। ध्यान रखना, लेग्यूम क्रॉप है, वही नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, उसी को सबसे ज्यादा अपन हरी खाद के तौर पे अपन काम में लेते हैं। नेक्स्ट इसके अलावा जो क्वेश्चन आया दोस्तों कि कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है सरसों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। मैंने ये कहा था दलहन में प्रोटीन की मात्रा तिलहन में तेल की मात्रा बढ़ाने में सहायक होता है सल्फर, और उसकी पूर्ति के लिए अपन डालते हैं जिप्सम। क्या डालते हैं दोस्तों? जिप्सम। जिप्सम में कैल्शियम व सल्फर दोनों तत्व होते हैं। मैंने बहुत बार बताया था कि यदि अपन किसान के पुत्र हैं, कृषि प्रधान देश के अंदर अपने एग्रीकल्चर ले रहे हैं, तो ज़्यादातर किसान के पुत्र ही हैं। और अपने को पता है कि अपन दलहन तिलहन जो फसलें बोते हैं, जैसे मैं बात करूं रबी के अंदर आप मस्टर्ड है, देन चना है, मोस्टली 2 क्रॉप अपन सोविंग करते हैं। रबी खरीफ के अंदर अपन मैं बात करता हूं मूंग है, मोठ है, गंवार है, चौला, देन मूंगफली और मस्टर्ड और चने के अंदर सबसे ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए किसान को जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। जिप्सम में मृदा सुधारक होती है दोस्तों। क्या होती है? मृदा सुधारक होती है। इसमें कैल्शियम और सल्फर दोनों चीज़ें आती है और कृषि विभाग द्वारा वो अनुदानित है, सब्सिडी पे भी उपलब्ध होती है दोस्तों। तो जहाँ भी अपन है तो उसका प्रयोग करना चाहिए। तो क्वेश्चन आया कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है, पोषक तत्व है या तत्व है, कोई एक ही बात है, सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाता है। सरसों में तेल की मात्रा बढ़ाता है। कौन सा तत्व बढ़ाता है? सल्फर। दोस्तों ये सभी को आंसर पता होगा इसका, सल्फर। क्या है? सल्फर। किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए था, और शायद किसी का नहीं हुआ होगा, मैंने देखा है। ऑप्शन है अपने पास सल्फर, बोरॉन, देन आपके पास जिंक, देन आयरन। कौन सा है? आयरन। यहां से आपका आंसर क्या होगा? सल्फर। देन इसके अलावा मैं बात करता हूं क्षारीय मृदा सुधारक, जिसकी मैं बात कर रहा था कि ये मृदा सुधारक है और क्षारीय मृदा सुधारक है, और वो यहाँ क्वेश्चन आ गया दोस्तों। क्षारीय मृदा सुधारक सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षारीय मृदा सुधार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अपने राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी क्षारीय सॉइल है? तो क्षारीय मृदा सुधारक किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों मैंने अभी कहा मृदा सुधारक के तौर पे कौन सा आता है? जिप्सम। कौन सा आता है? जिप्सम। यही आपका आंसर है। ऑप्शन में कौन कौन से, सबसे पहले उनको देखता हूं। एक जिप्सम है, नंबर 2 यूरिया है, नंबर 3 पे है आपका चूना लाइम, चूना, देन 4th पे आपका MOP म्यूरेट ऑफ पोटास, MOP म्यूरेट ऑफ पोटास। अब देखते हैं जिप्सम में कैल्शियम व सल्फर 2 होते हैं दोस्तों। कैल्शियम कितना होता है, सल्फर कितना होता है? कैल्शियम यहाँ मैं बात करूँ तो 29% होता है दोस्तों, 29.2%। यहाँ 18.6% उसमें सल्फर होता है। ये भी पूछा गया जिप्सम में कितने % कैल्शियम होता है, जिप्सम में कितने % सल्फर होता है, एग्जाम्स में ये पूछा गया। और मैंने कहा था ये पूछा निम्न में क्षारीय मृदा सुधारक है जिप्सम, ये आपका आंसर होता है। यूरिया सॉइल को एसिडिक प्रभाव डालता है, अम्लीय प्रभाव डालता है। यूरिया का जो अम्लीयता तुल्यांक होता है वो कितना होता है दोस्तों? 80 होता है। चूना वो अम्लीय मृदा सुधारक होता है। जहां अपन यूरिया का प्रयोग ज्यादा कर रहे हैं वहां लाइम डालना चाहिए, या मैं बात करूं उसको जिप्सम भी डाल सकते हैं। देन क्योंकि एसिडिक प्रभाव है, एसिड और क्षार दोनों मिलते तो न्यूट्रल की तरफ जाता है। MOP म्यूरेट ऑफ पोटास एक उर्वरक है दोस्तों।
देन इसके अलावा जो कौन सा क्वेश्चन आया इसके अंदर मैं बात करता हूं अगला कि वानस्पतिक रूप से अनानास क्या है। वानस्पतिक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वानस्पतिक रूप से अनानास क्या है। वानस्पतिक रूप से अनानास क्या है, यानी अनानास का जो है वो फल का प्रकार पूछा गया। बॉटनिकल पाइनएप्पल इज ए, अनानास का जो फल का प्रकार है सोरोसिस, मैंने बताया था। पॉम सेब को कहते हैं। ब्लास्टा किसका फल का प्रकार है, अनार का फल का प्रकार है। पेपो किसका होता है, कुकुरबिटेसी फल का प्रकार होता है पेपो। हेस्पेरिडियम होता है नींबू वर्गीय। इस प्रकार से मैंने सरसबेरी के काफ़ी आपको एक क्लासिफिकेशन बताया था, वहाँ से ये भी कहता था हॉर्टिकल्चर में कि 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है दोस्तों क्लासिफिकेशन में से, और वहाँ से क्वेश्चन आ गया। अनानास का जो फल का प्रकार है वो क्या है, सोरोसिस। देखो इसमें है पॉम, पहला ऑप्शन क्या है पॉम। पॉम इज ए सेव, एप्पल होती है उसका फल का प्रकार होता है बी। नंबर 2 ब्लोस्टार, ब्लास्टर यानी ब्लोस्टा होता है वो अनार के फल का प्रकार होता है, ये सेब का होता है, ये अनार का होता है दोस्तों। देन इसके बाद में पूछा गया बेरी, जिसमें नंबर ऑफ सीड ज़्यादा होते हैं उसको बेरी कहते हैं, उनमें सीड ज़्यादा होते हैं, वहाँ कौन से फल के प्रकार होगा, बेरी। देन सोरोसिस, सोरोसिस इज ए अनाना, सोरोसिस फल का प्रकार होता है अनानास, अनानास का होता है। फिर पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन आया दोस्तों कि पशुपालन का सबसे इजी क्वेश्चन है, भैंस की औसत गर्भधारण की अवधि कितने दिनों की होती है। भैंस का गर्भकाल पूछा गया, गर्भकाल पूछा गया, गर्भधारण की जो कितने दिन की होती है अवधि, गर्भकाल अवधि पूछी गई दोस्तों यहाँ से, तो वो अवधि कितने दिन की होती है सबको पता है। भैंस कितने दिन से ब्याती है, कितने माह से ब्याती है, 10 महीने, मैंने बताया था 10 माह है प्लस माइनस 10 दिन। यदि फिक्स डिजिट आती है दोस्तों तो 305 से 310 दिन होगा, दोनों साथ में नहीं आएगा। कभी भी 305 आ गया, 307 आ गया, गुरुजी 310 आ गया, कभी भी इस तरह से नहीं आएगा। यदि ऑप्शन इस तरह से आता है तो 100% डिलीट होगा, क्योंकि गाय भैंस है वो 5-10 दिन आगे पीछे हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं। कहावत भी है अपने राजस्थान के अंदर, यदि भैंस पाडो लिया हुआ है तो 10 दिन पाछे ब्याह हुआ है, पाडी लिया हुआ तो 10 दिन पहली ब्याह हुआ है। तो 10 महीना प्लस माइनस 10 दिन अपने को याद रखना। 10 महीने में 300 दिन होते हैं, प्लस माइनस का मतलब होता है कि पाडी लिया हुआ तो 10वां का 5 महीना पहली पाडी ब्याह पाडी लिया, और 10 उत्तर को 10 दिन होगा, आज भैंस ब्याही को नहीं वो पाडो लिया हुआ है। तो यूँ अपना याद रख से गाय है 9 माह प्लस माइनस 9 दिन, 282 दिन। भेड़ बकरी है 5 महीना प्लस माइनस 5 दिन बस। तो उनको गर्भ धारण को अपने या गर्भकाल होता है उनको अपन याद रख सकते हैं इस तरह से। देन उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया दोस्तों कि कौन सी फसल मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाती है। कौन सी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाती है। मैंने कहा था कि लेग्यूम जो क्रॉप होती है वो नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती हैं। कौन सी फसल मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को बढ़ाती है। अब ऑप्शन में देखना अपने दोस्तों, ऑप्शन में यहां आया था 300 दोस्तों, यहां पे 310 दिन आया, क्या है 310 दिन आया। यहां पे अपन देखेंगे राजमा, नंबर 2 पे है गन्ना, नंबर 3 पे है धान, नंबर 4 पे है मक्का। मैंने कहा था लेग्यूम जो क्रॉप होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को लेती है। यहाँ पे एकमात्र लेग्यूम क्रॉप है कौन सी, राजमा। दलहन या तिलहन जो फसलें होती है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से अपन देखेंगे, अगला जो पेज है उसमें पशु द्वारा भोजन किसके द्वारा भेजा जाता है। इसमें जो क्वेश्चन है पत्तों द्वारा बना भोजन, यानी पत्तियां जो भोजन बनाती है दोस्तों, फूड बनाती है, वो किसके द्वारा भेजा जाता है, फैलाया जाता है। इन्हें याद रखना को, जो क्वेश्चन है ना पत्तियों द्वारा बना भोजन फैलाया जाता है, फैलाया जाता है। अन याद रखना को सब सूत्रों काम से एक जाइलम और एक फ्लोइम हुआ। जाइलम जड़ा के द्वारा जो पोषक तत्व है पानी है बिन लाना को काम, और
जाइलम पूछाना को काम करे। जायलो र जायलो और के ल्यावलो, जायलो जो को ल्यावलो नीचा से पोषक तत्व है, पानी है, जितनी भी चीज़ें वो नीचा से लेके आओगे ऊपर तक पूछाने को काम भी को के जाइलम को है। और ऊपर पत्तियां जो भोजन बनावा है बिन फैलाना इन फैलबा को काम कौन करे? फैलाओ लो, फ्लोयम। कौन करे? फ्लोयम। तो दोस्तों यहां से जो आंसर आएगा इसको फ्लोयम आएगा। क्या आएगा? फ्लोयम। पत्तियों द्वारा बना भोजन फैलाने का कार्य किसका होता है? फ्लोयम का। नीचे जड़ से लाने का कार्य किसका होता है? जाइलम का। नेक्स्ट इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया हॉर्टिकल्चर से निम्न में से कौन फलों को पकाने में सहायक होता है? फलों को पकाने में क्वेश्चन आया, फलों को पकाने में सहायक है। अब देखो सहायक है कौन सा है? ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड, देन आपका इथाइलिन, इथेनॉल। तो इथाइलिन गैसीय रूप में फॉर्म कार्य करता है और यहां से ऑप्शन में है एथेनॉल। एथेनॉल, इथेनॉल। बी आपका आएगा एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। देन इसके अलावा तीसरा है आपका वो जिब्रेलिक, Ga3 जिब्रेलिक एसिड। फोर्थ आपका एथिनील, एथिलीन। दोस्तों इथेनॉल फलों को पकाने का कार्य करता है। गोल्डन राइस किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का। या गोल्डन चावल किसके लिए जाना जाता है? विटामिन ए के लिए। फिर इसके अलावा फूल गोभी में भूरापन पूछा गया, हॉर्टिकल्चर से क्वेश्चन है। फूल गोभी यानी कैलीफ्लावर होती है, फूल गोभी में भूरापन, भूरापन पूछा गया, ब्राउननेस किस तत्व के कारण होता है? किसकी कमी के कारण होता है? बोरॉन की कमी। किसकी कमी? बोरॉन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन में है जिंक, आयरन है, बोरॉन, मोलिब्डेनम। दोस्तों मोलिब्डेनम के कारण फूल गोभी में विप्टेल होता है, ध्यान रखना, इस बार पूछ सकते हैं। विप्टेल, विप्टेल किसकी कमी के कारण होता है? दोस्तों मोलिब्डेनम की कमी के कारण होता है। फूल गोभी में मोलिब्डेनम की कमी से कौन सा रोग होता है? विप्टेल रोग होता है। ये पूछ सकते हैं, ध्यान रखना, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है। भूरापन पूछा, बोरॉन की कमी से होता है। नेक्स्ट इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा, किस फसल में परागण पर परागण होता है? यानी क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्या होता है? ओपन पॉलिनेशन, खुला ओपन पर परागण होता है। दोस्तों मैंने कहा था कि जब सीड वाला टॉपिक पढ़ाया था वहाँ पे मैंने बताया था कि इसकी आइसोलेशन डिस्टेंस, क्या बताई थी? आइसोलेशन डिस्टेंस बताई थी, जिसकी सबसे ज़्यादा आइसोलेशन डिस्टेंस हुआ है, दूर दूर आप आइसोलेशन डिस्टेंस रहा का पृथक्करण दूरी के, पृथक्करण दूरी जितनी ज़्यादा रखेंगे वहाँ पर परागित है। और मक्का का मायन था भी है दो प्रकार का पुष्प, नर व मादा, टेसल व सिल्क। सिल्क नर पुष्प कहलावे और सॉरी मादा पुष्प, और टेसल होते हैं नर पुष्प कहलाते हैं। किस फसल में पर परागण होता? पर परागण होता है। ऑप्शन देखते हैं। नंबर 1 मक्का, नंबर 2 गेहूं, नंबर 3 धान, नंबर 4 मटर। अब मैंने कहा ये दोनों सेल्फ है। मटर ओपन क्रॉस, थोड़ा पास में होता है, इसकी भी दूरी 3-3, 5-5 मीटर अपन रखते हैं। मक्का की मैंने कही कि मक्का की दूरी कितनी? 600-800 मीटर अफा दूरी रखा सा। तो 600-800 मीटर क्यों रखा सा? उनमें पर परागण की क्रिया हुआ, तब ना 600-800 मीटर दूरी पर अपने सीड तैयार करते हैं ना, तब उसकी दूरी अपन रखते हैं, पृथक्करण दूरी रखते हैं। सबसे ज़्यादा पर परागण की क्रिया किस में होती है? ऑप्शन के अनुसार मक्का में होती है। बाकी तीनों सेल्फ पॉलिनेटेड है। फिर इसमें आया था भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापना हुई? स्थापना कब हुई? अन दोस्तों यो लिखा ने डाटाबेस क्वेश्चन आया है, इसको आंसर है 1975 में हुई थी। कब हुई थी? 1975 में हुई थी। फिर इनका अलावा जो पूछोगे हो, धान में खीरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से व पोटेशियम की अधिकता से। मैंने पहले बता दिया आप लोगों को।
और इसके अलावा जो क्वेश्चन आया वो पशुपालन से आया। मवेशियों में एंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा होता है? मवेशी, गाय भैंस होती हैं या गाय भैंस दोनों में होता है। मवेशी में एंथ्रेक्स, बैसिलस एंथ्रेसिस, एंथ्रेक्स रोग किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? मैंने ये कहो कि सबसे ज़्यादा एफएमडी पूछो जाएगा और एफएमडी वायरस जनित है। और अब की बार कौन सा आगो? एंथ्रेक्स। यो बड़ो रामी रोग है। एंथ्रेक्स पशुसु मानव में होने वाली बीमारी, या भी बताई थी पशुसु मानव में होने वाली बीमारी कौन सी है? एंथ्रेक्स। चाहे उनकी फैक्ट्री में काम करने वाले हो चाहे कहीं पे भी काम करने वाले, पशु से मानव में होने वाला एकमात्र रोग है। और वो रोग यान को है वो बैक्टीरिया से हुआ है। क्या से हुआ है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कह दो या जीवाणु कह दो, जीवाणु द्वारा होने वाला। सभी को पता है दोस्तों, यहाँ से रोग आता है। मैंने कहा था एक रोग 100%, चाहे सुपरवाइजर हो, जेट हो, आपकी चाहे डब्ल्यू की एग्जाम हो, BHE हो, ICR हो, कहीं पे भी जाओ जहाँ पशुपालन होता है वहाँ पे एक रोग पूछा जाता है। या तो FMD पूछा जाता है या फिर ये पूछा जाता है रानीखेत पूछा जाता है। 2-4 रोग हैं, वह उन्हें मोटा मोटा याद रखा करो। अण के बाद हम पूछोगे यूरिया के लगातार प्रयोग करने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? अब यूरिया है अम्लीय प्रभाव छोड़ा दोस्तों। क्या छोड़ा है? अम्लीय प्रभाव छोड़ा है। भी को अपन पत्तों के यहाँ चल रहा है। अब पत्तों तो कैसा कि अपनी मर्दा है वह धीरे धीरे एसिडिक होने लग जाती है। यूरिया के लगातार प्रयोग से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? यूरिया अम्लीय प्रभाव छोड़ा है। यूरिया को तुल्यांकी अम्लीयता, यूरिया की तुल्यांकी अम्लीयता मैंने बताई थी वह 80 वह कितनी वह 80 यानी 80 किलोग्राम आप अभी चूनो डालांगा तो अपनी अम्लीयता हो जाएगी। और अम्लीय प्रभाव छोड़ा है, इनमें ऑप्शन में है अम्लीय, क्षारीय, न्यूट्रल या तीनों में से कोई नहीं। तो कौन सा प्रभाव छोड़ेगी? अम्लीय प्रभाव छोड़ेगी दोस्तों। कौन सा छोड़ेगी? अम्लीय प्रभाव छोड़ेगी। फिर इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा है हल्दी में पीले रंग की उपस्थिति किसके कारण होती है? हल्दी में पीले रंग की उपस्थिति किस कारण होती है? किस कारण? इसमें पूछा गया हल्दी कुकुरमिन, और इसको टर्मेरिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्मेरिक। और कुकुरमिन के कारण होता है दोस्तों। मेरा लिखाया हुआ आपको याद भी होगा, करक्यूमिन या कुकुरमिन के कारण होता है। इंटरक्रॉपिंग क्या है? इंटरक्रॉपिंग दो या दो से अधिक फसलों के बीच में। इंटरक्रॉपिंग क्या होता है? 2 या 2 से अधिक जो फसलें उनके बीच में जो पंक्ति की दूरी होती है, एक निश्चित पंक्ति, जैसे एक लाइन चना की, एक लाइन गेहूं की, एक लाइन सरसों की, बिना अपा इंटरक्रॉपिंग। 2 फसलों के मध्य, 2 या 2 से अधिक फसलों के मध्य एक निश्चित पंक्ति रखी जाती है, उसको इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। इसके अलावा हॉर्टिकल्चर में क्वेश्चन आया दोस्तों नीलम व अल्फांजो के क्रॉस से, नीलम व अल्फांजो जो के क्रॉस से कौन सी किस्म निकली है? कौन सी आम की प्रजाति निकली है? किस हाइब्रिड आम की प्रजाति कौन सी है? NA यानी अल्फांजो नीलम, आने गुणा करांगा NAR, R यानी रत्ना। कौन सी निकलेगी? एक होती है RAS सिंधु, रत्ना इंटू अल्फांजो का क्रॉस। DNA दशहरा इंटू आम्रपाली, इसका क्रॉस है DNA नीलम का क्रॉस है। RS DNA NAR नार यानी रत्ना, इसका संकरण हो जाएगा। फिर इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया पर्णीय आवेदन के लिए सबसे लोकप्रिय उर्वरक है।
पर्णीय छिड़काव के लिए किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है? पर्णीय छिड़काव। पत्तियों पर अपन जो छिड़काव करते हैं उसके लिए कौन सा उर्वरक का प्रयोग करते हैं? यूरिया है, डीएपी, ऑप्शन में पोटेशियम, देन अमोनियम। तो दोस्तों पर्णीय छिड़काव में मैंने जब यूरिया पढ़ाया था, पर्णीय छिड़काव में किस उर्वरक का प्रयोग करते हैं? यूरिया। किसका करते हैं? यूरिया। बायोरेट यूरेट की मात्रा भी मैंने बताई थी, 5% यूरिया का करते हैं, लेकिन 0.5 से ज़्यादा इसमें बायोरेट की मात्रा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया मांस या ऊन के लिए मवेशी या भेड़ जिसे पशुधन को चराने के व्यवसाय को जाना जाता है। नहीं, भेड़ बकरी इन आपा पाड़ा उनको ऊन व मांस अन्य पालनों के अलावा भी व्यवसाय ने रेचिंग कहांगा। के कहांगा? रेचिंग। व्हाइट रस्ट एक महत्वपूर्ण फफूंद रोग है। व्हाइट रस्ट, सफ़ेद रोली एक प्रमुख रोग है और फंगस किसके द्वारा होती है? एल्ब्यूगो कैंडिडा। सरसों में लगता है दोस्तों एल्ब्यूगो कैंडिडा नामक फंगस से ये रोग फैलता है। बहुत बार पूछा गया। सरसों का प्रमुख रोग है सफ़ेद रोली, व्हाइट रस्ट है। और निम्न में से सफ़ेद रोली किसका प्रमुख रोग है? सरसों का। निम्न में सरसों में व्हाइट रस्ट किसके द्वारा होता है? सफ़ेद रोली एल्ब्यूगो कैंडिडा नामक फंगस से होता है। और सरसों में एक खरपतवार भी हुआ ओरोबंकी, याद रखियो, टोटल रूट पैरासाइट, पूर्ण जड़ परजीवी होता है। इसके अलावा टिड्डी किस ऑर्डर का कीट? टिड्डी को टेक खूब ही की बार राजस्थान नहीं भारत में भी खूब आई टिड्डियाँ आती रही। सबसे बड़ो संघ है ऑर्थोपोडा। कौन सो है? ऑर्थोपोडा। तो ऑर्थोपोडा ऑर्डर सुम है, बिलोंग करे से टिड्डी। और इसके अलावा जो क्वेश्चन में आया एक, गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है? गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है? सभी को पता है दोस्तों, किसके कारण होता है? केसिन के कारण। अरे बावड़ा, केसिन का कारण तो दौड़ोपन वैसा है, कैरोटीन का कारण हुआ है। क्या का कारण हुआ है? कैरोटीन के कारण क्या होता है? पीलापन होता है गाय के दूध का। अंतिम क्वेश्चन है एसआरआई विधि मैंने बता दिया, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, जो अपनी धान से संबंधित है। इस तरह से अपन जो बीएचयू का जो पेपर आया है वो एग्रीकल्चर के जो क्वेश्चन थे वो मैंने सोल्व करवा दिया आपको। और नेक्स्ट जो एग्जाम्स हैं आपकी आईसीआर की है, देन जेट की है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन टॉपिक्स को एक बार देख के जाना, इन क्वेश्चन को एक बार देख के जाना। यहाँ से क्वेश्चन है कई बार सेम टू सेम 2-3 क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, 5 तक चले जाते हैं। और नेक्स्ट आगे की जो तैयारी अपनी लगातार जो मैंने पढ़ाया है आपको उन्हीं को रिवाइज करना, न कि कोई नया पढ़ने की आपको आवश्यकता है, क्योंकि जितना पढ़ा हुआ है उसको अपन क्लियर करना सबसे बड़ी अपनी भूमिका। अपना खुद का जो कॉन्फिडेंस होता है उसको हाई करना होता है। नई चीज़ उसको तब पढ़ना जब उसको क्लियर होने के बाद में। डाटाबेस से संबंधित है उसको एक बार ज़रूर देख के जाना दोस्तों। नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट।